जानेंगे। हालांकि हम लोग अक्षांश, देशांतर, यानी हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना चलिए, पेन नहीं चल रही है, हम इसे शुरू करते हैं। चलिए, मानचित्र जो होता है भौतिक मानचित्र होता है, जिसमें पर्वत, पहाड़, पठार, नदी वगैरह होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक मानचित्र। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। आप लोग जो मैप खरीदने जाएंगे दुकानदार के यहाँ, तो आपसे पूछेगा कि किस प्रकार का मैप चाहिए। तो आप अगर भौतिक मानचित्र बोलेंगे तो जिसमें नदी, पठार, महासागर का चर्चा दिया होगा वो मानचित्र होगा। अगर आप लोग राजनीतिक मानचित्र मांगेंगे दुकानदार से, या राजनीतिक मानचित्र मांगेंगे, तो उसमें राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व तथा बहुत सारे राज्यों और उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी मिलेगा उसमें। तो जिसमें राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के अलग अलग राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। राजनीतिक मानचित्र में देश, शहर, गांव ये सारा चीज़ आएगा। ठीक है। अब है थीमेटिक मैप्स, यानी जिसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र ऐसे हैं जिसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे सड़क, वर्षा का मानचित्र, जंगल कहाँ कहाँ है, तो वो अलग अलग थीम पर होता है। नाम में है थीमेटिक्स। जैसे में आप जंगल के लिए मानचित्र लीजिएगा तो पूरे विश्व में जहाँ भी जंगल होगा उस जंगल को दर्शाएगा वो मानचित्र, सिर्फ जंगल को दर्शाएगा। या फिर आप सिर्फ बर्फ़ वाला मानचित्र लीजिएगा कि बर्फ़ किस किस जगह पर पूरा विश्व में पाया जाता है, तो वैसा मानचित्र में सिर्फ आपको बर्फ़ की दशा बताई जाएगी कि किस किस जगह पर बर्फ़ है या बर्फ़ की संख्या ज़्यादा है। तो ये हो गया थीमेटिक, यानी ये थीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल का चीज़ मांग रहे हैं। तो ये होता है मानचित्र। तो मानचित्र बेसिकली 3 टाइप के हो गए। एक हो गए भौतिक, दूसरा हो गया राजनीतिक, और तीसरा हो गया थीमेटिक। तो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में अंतर है। भौतिक का मतलब होता है जहाँ पर जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, नाला, इस सब की जानकारी उसमें दिया गया हो, तो उसके हम लोग बोलेंगे भौतिक मानचित्र। हाँ, अगर जिसमें जिसमें गांव, शहर, राज्य के सीमा, इस सब की बारे में जानकारी हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे राजनीतिक मानचित्र। अथेमेटिक मतलब क्या होगा, जहाँ पर किसी विशेष चीज़ का, चाहे जैसे हम कहें कि वर्षा कहाँ कहाँ होता है, तो पूरा विश्व का साइन रहेगा, उसमें केवल वर्षा वाला जगह चिन्हित किया रहेगा, तो थीम का हो गया। तो थीम में क्या होता है, किसी खास प्रकार की चीज़ जो जानकारी जानना चाहते हैं उसके बारे में, वो थीमेटिक मानचित्र उसे बोलते हैं। तो किसी को दिक्कत थीमेटिक मानचित्र में? चलिए, अब बात करते हैं दिशा की। दिशा को हम लोग अंग्रेजी में डायरेक्शन बोलते हैं। तो आप लोग दिशा देखते होइएगा, तो आपको यहाँ पर ये जो साइन दिख रहा है नॉर्थ, ईस्ट, ये सब दिख रहा है ना। तो ये साइन जो दिख रहा है, तो ये साइन है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ मतलब, हाँ, ये नॉर्थ है, एन से नॉर्थ हो गया, एस से साउथ हो गया, डब्ल्यू से वेस्ट हो गया, और ई से ईस्ट हो गया, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नॉर्थ मतलब उत्तर, एस मतलब दक्षिण, डब्ल्यू का मतलब होता है पश्चिम, और ई का मतलब होता है पूर्व। तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपके 4 डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इस 4 डायरेक्शन के बीच वाला को हम लोग दोनों को नाम से जानते हैं। जैसे में यहाँ पर एन है, यानी नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, और इसके बीच वाला भाग को एन डब्ल्यू कहा जाता है, यानी वो आता है नॉर्थ वेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू और एस है, और दोनों के बीच को हम लोग बोलते हैं एस ई, साउथ ईस्ट। ठीक है। इसी हिसाब से अगर एन नॉर्थ है और बगल में ई है, और उसके बीच वाले जगह को बोलेंगे एन ई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया मैप के बारे में। बेसिकली मैप में 4 डायरेक्शन होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला डायरेक्शन होता है, तीर जो होता है, जो ऊपर जो जाता है, वो हम लोग दर्शाते हैं उत्तर दिशा को। तो मैप के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो
क्या होता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ का जो तीर होता है, तीर का जो निशान बना होता है, उसे हम लोग ऊ लिखते हैं। ऊ मतलब हो गया उत्तर, ठीक है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा या नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाले जो भाग होंगे, जो आपके मोबाइल के ऊपर देख रहा हो, जो एन लिखा हुआ है, एन की जगह पर अगर हिंदी में रहेगा तो ऊ लिखा रहेगा, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। चार मुख्य दिशा होता है, चार मुख्य दिशा होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नहीं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, यानी मैप में चार मुख्य बिंदु है जो हम यहाँ पर पिक्चर में दर्शाया गया है। जो ज़्यादा हाईलाइट है क्या है, वो मुख्य बिंदु है। अब हम बात करते हैं प्रतीक की। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कें, पुलों, वृक्ष, रेल पटरियाँ या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वह निश्चित अक्षरों के छायाओं, रंगों तथा चित्रों रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक मानचित्र पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है, तो सब जगह हो नहीं होता है, तो हर एक चीज़ को दर्शाना मुश्किल है कि पेड़ की जगह पर पेड़ दर्शाओ, रेलवे लाइन की जगह पर रेलवे लाइन दर्शाओ, सड़क की जगह पर सड़क दर्शाओ, चौड़ा सड़क की जगह पर चौड़ा सड़क दर्शाओ, पतला की जगह पर पतला दर्शाओ, तो नदी की जगह पर नदी दर्शाओ, तो शायद मानचित्र में जगह न बचे। तो सबको क्या करता है, सारे चीज़ को एक साथ न दर्शा के सबका एक साइन दे दिया जाता है, ताकि जो है यानी एक प्रतीक दे दिया जाता है, जिससे लोग समझ जाए कि यहाँ पर ये चीज़ है। नहीं तो प्रतीक से भी होता है, ठीक है। इसी हिसाब से उसको क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल, जिसको हम लोग रूढ़ प्रतीक बोलते हैं। जो मैप में एक प्रतीक होता है, पहचान होता है किसी चीज़ के बारे में, जैसे नदी का प्रतीक हो गया, या पेड़ का प्रतीक हो गया, या रेलवे लाइन का प्रतीक हो गया, उस प्रतीक को हम लोग बोलते हैं रूढ़ प्रतीक, जिसको हम लोग कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा या खाका, उसे हम लोग रेखा चित्र या प्लान बोलते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में, मैप क्या होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उसमें एक खींचा गया रेखा जो होता है या रेखा चित्र होता है, उसे को हम लोग खाका बोलते हैं या उसे प्लान कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया माप के बारे में, यानी मानचित्र के बारे में। अब हम जानते हैं मानचित्र में हम लोग जानते हैं कि बहुत महाद्वीप है, जिसको कंटिनेंट्स बोलते हैं। अलग अलग देश अलग अलग महाद्वीपों में बसता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा की बात हम करेंगे। तो पहली बात है, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, यानी महाद्वीप की संख्या कितना है, 7 है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी अलग अलग जल राशि के द्वारा, हाँ, सब ये अलग अलग एक दूसरे से अलग है। सबको एक एरिया में बांटा गया है कि यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एशिया की। तो एशिया मतलब हम लोग जो रह रहे हैं वो एशिया में ही रह रहे हैं। तो एशिया जो होता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी 1/3 भागों में ये फैला हुआ है। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो गया, एशिया महाद्वीप है, जो विश्व के 1/3 भागों में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा भी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे देश से भी होकर गुजरती है, जैसा कि हम लोग 7 राज्य से होकर गुजरती है, हमारे भारत में भी। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो इस यूरोप जो है ना, इसे यूरोप से अलग करता है। यानी एशिया यूरोप के बीच में कौन पर्वत है, यूराल पर्वत है। इसी के वजह से उस साइड क्या हो गया, यूरोप हो जाता है, और इस साइड क्या है, एशिया है। तो यूराल पर्वत ही डिवाइडर है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बॉर्डर है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, यानी वैसा भूभाग जो यूरोप और एशिया दोनों आदमी का है, यानी जिसे हम लोग
यूरेशिया कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं यूरेशिया से आए हुए हैं यहाँ भारत में। तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को, साझा भाग को, जो साझेदारी में है, दोनों दोनों का अधिकार है, वैसे भाग को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। वो भी, यूरेशिया भी एक बड़ा क्षेत्र है। यूरेशिया लगभग लगभग मध्य एशिया के बीच में आता है। तो ये हमारा हो गया यूरेशिया के बारे में। यूरेशिया जाने क्या हो गया? यूरेशिया जो है हमारा एशिया और यूरोप का जो संयुक्त भूमि है उसे हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है। एशिया कहाँ स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भी यहाँ से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भी इस राज्य से होकर गुजरता है। सर कॉल क्लास के बाद हम बात करेंगे, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो इस राज्य से होकर गुजरता है। विश्व का, अब हम कुछ टॉपिक जान लेते हैं, जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम लोग जान लेते हैं। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए ताकि इसका रीच जो है पहुँचे। बहुत दिनों से बंद पड़ा था यूट्यूब। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। बाकी वर्षा जी, संतोष जी, फातिमा जी, राजीव जी, बबीता जी, सुमन जी, कंचन कुमारी, रानी कुमारी, हेमा कुमारी, दीपा कुमारी, कविता कुमारी, सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और ऐसे ही बने रहिए। सुजीत सिंह जी, अनीता कुमारी जी, गुड, दीपा कुमारी जी। सर आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, लीजिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, हम कोशिश करते हैं कि सही कर ले इसे। चलिए, तो अभी हमने जाना एशिया के बारे में, और एशिया क्या है और यूरेशिया क्या है। यूरेशिया, एशिया और यूरोप के बीच के जगह को हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। एशिया पूर्वी गोलार्ध में है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत से भी 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत से भी 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हम पिछले वाले क्लास में पढ़े थे। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। यानी एशिया सबसे बड़ा है, इस वजह से इसके पास 29.5% एशिया के पास है पूरा विश्व का क्षेत्रफल। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग है। हमने पहले ही बताया कि जो 1/3 भाग जो है ना, यही है, नहीं पूरा एशिया में ही है। एशिया महाद्वीप में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से फसलें उगाई जाती है? चावल, जूट, कपास, सिल्क, ये सब क्या है, यहाँ पर उगाए जाते हैं। ये तो अपने यहीं उगाया जाता है क्योंकि एशिया में हम लोग भी आते हैं। चलिए, सभी लोग आवाज़ है तो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि हमको लाइक भी बराबर दिखाई दे। लाइक कम है क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो लाइक मार दीजिए। चलिए, तो देश का सबसे बड़ा, यानी इसमें मतलब हम लोग जो एशिया में रह रहे हैं, एशिया महादेश में रह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा देश का नाम है चीन। आप लोग जानते हैं ना कि विश्व का सबसे बड़ा देश, नहीं नहीं, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। ये एशिया की बात केवल हो रही है, विश्व अभी नहीं करेंगे, अभी एशिया की बात कर रहे हैं। तो हम लोग एशिया में, और चीन हमारे पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश हमसे बड़ा है, नहीं, यानी सबसे बड़ा देश चीन है और जनसंख्या में भी बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से हम लोग भारत ही है, जनसंख्या के केवल हिसाब से। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश जो है चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। यानी एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। देखिए, पूछता बड़ा और छोटा ही है। ठीक है। सबसे लंबी नदी का नाम है यांग सिटी क्यांग। ये मतलब चाइनीज में नाम है इसका, यांग सिटी 9। गुलहत क्या होता है? गुलात, गुलार्ध, अच्छा। देखिए, गोलार्ध को हम लोग बोलते हैं हेमीस्फेयर। जो हम लोगों का जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। मतलब गोलार्ध का मतलब होता है जो पृथ्वी गोला है और उसके एक भाग को, आधा भाग को, ना आधा मतलब आर्ध, गोलार्ध माने गोल को आधा कर दिया गया तो गोलार्ध। तो अलग अलग गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यानी पृथ्वी एक गोला है, उसके एक साइड के हिस्से को गोलार्ध बोलते हैं। चलिए, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? पृथ्वी एक गोला आकार का है और गोला के हिसाब से हम लोग उसको हम लोग गोलार्ध बोलते हैं। एक एक छोर को गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गोलार्ध। आई होप बीना जी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर बताते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी यही है। सबसे ऊंचा पर्वत, ये हम केवल एशिया की बात कर रहे हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो 88 से 48 किलोमीटर इसमें रख लेंगे है इनका। सबसे बड़ी झील को हम लोग बोलते हैं
कैस्पियन सागर, यानी एशिया का सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। तो अभी हमने एशिया के बारे में पढ़ा, एशिया पढ़ते हैं, एशिया हमने पढ़ लिया, क्लास के बाद बात करते हैं, क्लास के बाद बात करते हैं सर, क्लास चलिए। तो ये हमारा हो गया एशिया के बारे में, ये छोटा सा जानकारी है, ये आपको बेसिक बेसिक होना चाहिए, जो आप लोग जितने भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उतने के लिए इतना काफ़ी है। हालांकि पढ़ना तो बहुत रहता है, लेकिन बेसिकली इतना मालूम होना चाहिए। अब हम दूसरी सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, तो वो है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। विश्व या 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए, मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी ये जो पृथ्वी के बीचों बीच में है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखा गुजरती है। यानी जो अफ्रीका है एक ऐसा गोलार्ध है, एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखा गुजरती है, कर्क भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। और ये तीनों रेखा गुजरती है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है। अगर आप लोग अफ्रीका के ज़्यादातर लोगों को देखिएगा तो काला काला नज़र आएगा, उसको दांत खाली उजला उजला दिखाई देता रहेगा। तो तीनों रेखा गुजरती यानी पृथ्वी के सेंटर पर है, और जो है वहाँ पर क्या होता होगा, सूर्य का रोशनी सीधा पड़ता है वहाँ पे। उस देश में क्या होता है, सूर्य का रोशनी सीधा पड़ता है। जब सूर्य का रोशनी सीधा पड़ेगा तो गर्मी निश्चित रूप से बढ़ेगी, ये तो आप जानते ही हैं। गर्मी का मौसम में हमारा सूर्य एकदम नीचे होते हैं, जब 12 बजता है एकदम सूर्य सर पे होता है तो गर्मी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सीधा पड़ने लगता है उस समय। और तो देश से ऐसा जगह बसा हुआ है जो हमेशा लगभग लगभग गर्मी ही रहता है। पिक्चर अच्छा नहीं दिख रहा है जिनको भी, वो क्या करेंगे, अपने सेटिंग से जाके पिक्चर क्वालिटी को हाई कर लेंगे, यहाँ से बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान क्या है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में ही पड़ता है, जो अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। ये जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये चारों ओर से क्या है, समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती है। मतलब तीनों रेखा उस देश से होकर गुजरती है, वो देश बोलते हैं महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये क्या है, इसीलिए वहाँ पर गर्मी की संख्या ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ के लोग काले होंगे, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ ज़्यादा काले लोग होंगे, और जहाँ ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ गोरे गोरे होंगे। चलिए, तो अब हम अफ्रीका के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ होनी चाहिए। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है, तो इसलिए वो लंबी नदी तो वहाँ नील ही हो जाएगा, ठीक है। नील नदी आप लोग सुने होइएगा, विश्व का सबसे लंबा नदी है, तो वो अफ्रीका से भी गुजरती है, इसलिए उसका भी चर्चा यहाँ पर हो ही जाना चाहिए। अफ्रीका का 1/3 भाग जो है मरुस्थल है, यानी वहाँ का 1/3 भाग क्या है, सिर्फ बालू ही बालू भरा हुआ है। वहाँ कुछ नहीं, वो मतलब आपको उपजता है, उपजने योग्य ज़मीन ही नहीं है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है, यानी वहाँ पर जो खेती बाड़ी है केवल 10% भूमि पर किया जाता है। फिर इसीलिए तो आप देखिएगा अफ्रीका में भूखमरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर देखते होइएगा, अफ्रीका में बहुत लोग गरीबी में रहता है, अफ्रीका देश के लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है संसाधन की कमी है, एक तो मरुस्थल है, दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी नहीं है ताकि लोग अपना उपजा के अच्छा सा खाना पीना खा सके। यानी केवल 10%, सोच लीजिए कि 90% भाग जो है यूं ही है, बेकार है, मतलब सिर्फ बालू ही बालू है, तो कृषि योग्य भूमि हुआ ही नहीं। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका क्या है, सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश अगर बात करें अफ्रीका की तो अल्जीरिया है। अल्जीरिया जो है सबसे बड़ा देश है अफ्रीका की, यानी अफ्रीका जो है वहाँ की सबसे बड़ी देश कौन है, अल्जीरिया है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, चीन है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है किलिमंजारो है। किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, वहाँ की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, विक्टोरिया है। विश्व की सबसे बड़े हीरे का खदान जो है उसको हम लोग बोलते हैं किम्बरले, इसी महाद्वीप में स्थित है। यानी विश्व का सबसे बड़े हीरे का खान कहाँ है, वो है किम्बरले में है, जो इसी में यानी अफ्रीका में ही
पड़ता है। तो हमने अभी अफ्रीका की चर्चा कर लिया, तो 2 उपमहादेश पढ़ लिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका, इसको या उत्तरी अमेरिका भी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे यानी तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से होकर गुजरा हुआ है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से जो जुड़ा हुआ है ना, तनका है थोड़ा ही जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा पनामा स्थल संधि कहते हैं। देखिए पनामा में एक संधि भी होता है जाता वहाँ पर, ठीक है, पनामा संधि के आप लोग सुने होइएगा। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप महासागरों से घिरा है और विश्व का कुल मक्का उत्पादन का आधा यहीं पैदा होता है, यानी उत्तरी अमेरिका में सबसे बेसी मक्का का पैदावार होता है। और ये उत्तरी अमेरिका जो है ये कहाँ है, पनामा जल स्थल संधि जो है उसी जगह पे है, लगभग वहाँ से ही शुरू होता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस देश में कुछ महत्वपूर्ण चीज़, यानी इसका सबसे बड़ा देश है, यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पियर है, हाँ ये सबसे छोटा देश है। सबसे लंबी नदी जो है मिसिसिपी या मिसौरी इसको बोलते हैं हम लोग। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है हाँ दोनाली है, इसका नाम देनाली नाम होता है, इसका पुराना नाम था माउंट मैकिनले, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। और सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर है, इसके यहाँ का नाम है। और विश्व का मीठे पानी का भी सबसे बड़ा झील यही है, नहीं सुपीरियर जिसको बोलते हैं, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील जो क्या है सुपीरियर है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील पूछे तो ये सुपीरियर ही है, जो कि उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है, चौथा की बात हो ही गया है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। देखिए वनाच्छादित पता होता है वन है, इसमें दक्षिणी अमेरिका में ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। सबसे लंबी नदी अमेजन है, अमेजन नदी यहाँ ही अमेरिका में ही है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ओकागुआ है, ये है ऊंची पर्वत शिखर। इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, ओका कंगवा भी बोलते हैं, एका कंगुआ भी बोलते हैं, तो ये अलग अलग नाम हैं। ये दक्षिणी अमेरिका की हम लोग बात करें। दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। 7 महाद्वीप को हमको पढ़ना है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूंकि यह ध्रुवीय क्षेत्र में आता है। देखिए ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम जाता हो, जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। ध्रुवीय क्षेत्र कहीं भी लग गया तो समझिए को ठंडा इलाका की बात हो रही है, ठीक है, ये ठंडा इलाका की बात है। तो यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है। और ये ऑलरेडी यहाँ पर जहाँ पर भी सूर्य का रोशनी पहुँचेगा ही नहीं, वहाँ तो बर्फ होना ही होना है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं करते हैं। अब इतना ठंडा में मानव कैसे निवास करेगा? मानव को जिंदा रहने के लिए भी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कुछ टेम्परेचर रहेगा तभी मनुष्य जीवित रह सकता है। तो बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। शोध केंद्र मतलब यदि आप लोग अभी नया वाला एगो फिल्म आया हुआ है पठान, अगर आप लोग देखे होइएगा तो उसमें एक शोध केंद्र का भी दिखाया गया है सीन, लगभग 10 मिनट का सीन है वो। उस शोध केंद्र भी देखिएगा एकदम बर्फ़ के बीचों बीच ही है, चारों साइड से पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। शोध केंद्र जो होता है ना ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कोई इंसानी बस्ती ना हो, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो वहाँ किसी भी आदमी को हार्म ना पहुँचाए। इसीलिए वो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर शोध केंद्र नहीं होते हैं। दूसरी बात ये भी रहती है कि शोध केंद्र वहाँ होने से क्या होता है ना कि माहौल इतना ठंडा होता है कि कोई भी चीज़ आसानी से हो सकता है। तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह जो होता है ना गर्म क्षेत्र में लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि मशीन को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा ईंधन खर्चा होगा। इसलिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो होता है कोशिश करता है कि ठंडा इलाके में ही वो फैक्ट्री लगे। फैक्ट्री की तो बात यूं ही है, लेकिन शोध केंद्र उधरे है क्योंकि वहाँ पर कोई इंसानी जो है ना लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर तक कोई रहने वाला नहीं है वैसी जगह पर। इसलिए अगर कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ ऐसा अनुसंधान भी हो जाए जो खतरनाक है मानव के लिए, अगर वहाँ हो भी जाए
तो मानव को दिक्कत नहीं होता है, आम जन को दिक्कत ना होता है। इसलिए बहुत सारे शोध केंद्र जो होता है अंटार्कटिका में ही है। भारत के भी शोध शोध संस्था यहाँ है। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। यानी भारत के भी दो संस्था है जो वहाँ पे है, जिसका नाम मैत्री है और दूसरा का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, ये शोध संस्था का नाम है जहाँ पर रिसर्च होता है। वैज्ञानिक लोग अपना रिसर्च करते हैं किसी किसी के बारे में, कोई वायरस के बारे में, कोई रोग के बारे में। तो ये सारा शोध कहीं ना कहीं से होता है। जैसे आप लोग सुने थे ना कि कोरोना जो है ना लैब में बनाया गया था, तो ये कहीं ना कहीं शोध हुआ था ना। तो ये शोध केंद्र भी कहाँ है, ज़्यादातर अंटार्कटिका में है। यहाँ पर लोग अपना सेंटर खोलते हैं, सेंटर बनाते हैं, ताकि यहाँ पर कोई जनजीवन प्रभावित न हो उसके शोध से। अब हम बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। यूरोप जो होता है तीन तरफ से जल से घिरा है। यह भी बहुत ठंडा देश है यूरोप के लोग। ठीक है, तो ये यूरोप हो गई है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप या आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यानी आइसलैंड मतलब बर्फ की भूमि, इसको हम लोग बोलते हैं। आइसलैंड को हम लोग बोलते हैं बर्फ की भूमि। तो ये हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ा, और हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं जो सबसे बड़ा है। और यहाँ हम लोग भी है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारा कहाँ है, एशिया में है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं महासागर की। महासागर को हम लोग बोलते हैं ओशियन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं। महासागर को बोलते हैं ओशियन। महासागर जनमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से महासागर भी अलग अलग है, लेकिन सब क्या है, कहीं ना कहीं जुड़ाव सबका है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो विश्व का प्रमुख महासागर की चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मेरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। आप फिगर में भी देख रहे होइएगा, इस चारों साइड से अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सब से घिरा हुआ है, और बीच में क्या है, पैसिफिक ओशियन है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और सबसे गहरा भाग जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है कहाँ है, सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो अभी हमने जाना प्रशांत महासागर के बारे में। यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और पृथ्वी का सबसे गहरा भी भाग जो है यही है, इसी महासागर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरियाना गर्त। नहीं, और जो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, लगभग गोला है, जिसके चारों तरफ कौन कौन है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है। तो ये तो हो गया हमारा प्रशांत महासागर के बारे में। अब है अंटार्कटिक महासागर। देखिए, अंटार्कटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी में एस भाषा के आकार का है, यानी एस टाइप से इसका है, मतलब थोड़ा सा घुमा है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर जो है अंटार्कटिक महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर है। अब बात कर रहे हैं हिंद महासागर का। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर। तो सोचिए कि
अन्य महासागर का नाम जो होता है किसी आसपास के देश के नाम पर नहीं पड़ा है। लेकिन एक हिंद महासागर ही ऐसा महासागर है जिसको जिसको किसी देश के नाम पर रखा गया है, जिस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर को अंग्रेजी में इंडियन ओशियन भी कहा जाता है। हिंद महासागर को अंग्रेजी में इंडियन ओशियन भी कहा जाता है। तो इंडियन ओशियन का नाम जो होता है भारत के नाम पर ही रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये हो गया हिंद महासागर। अगला है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश पर तक फैला हुआ है। तो ये हो गया महासागरों के बारे में। अंतिम महासागर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त जिसको बोलते हैं में स्थित है। यह ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिल्ले जल का मतलब होता है सॉलो वाटर, ठीक है, मतलब वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये तो हो गया अंटार्कटिक महासागर। पानी का बहुत सारा भाग बर्फ के रूप में जमा हुआ है पूरे पृथ्वी पर। अगर वो पिघल जाएगा तो सारी दुनिया डूब जाएगी। अब धीरे धीरे कहीं कहीं पिघल भी रहा है, जिसका प्रमुख कारण है ग्लोबल चेंजिंग, जिससे हम लोग बोलते हैं विश्व में जो गर्मी बढ़ रहा है इसके कारण। तो बहुत सारा भाग जो पानी का है वो आज भी बर्फ के रूप में रुका हुआ है, अस्थिर है। अगर वो पिघलने लगेगा तो हम लोग पानी में ही डूब जाएंगे। तो आप लोग कुछ कमेंट करते जाइए, कैसा लग रहा है क्लास। संजू कुमारी, अनीता कुमारी, रानी कुमारी, गुड। चलिए, जिनको ये पिक्चर दिखाई नहीं देता है वो क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग को हायर कर लेंगे और उनका अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं पर्वत की। पर्वत को अंग्रेजी में माउंटेन बोलते हैं। बच्चा को आपको बताना होगा पर्वत को क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन मतलब होता है पर्वत। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। पहाड़ किसे कहते हैं, वो भी भूमि ही होता है लेकिन वो आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्वत, पहाड़। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी ढाल वाली जगह को हम लोग पर्वत कहते हैं या कह सकते हैं। यानी सीधे ऊंचा रहेगा उसको पर्वत नहीं कहेंगे। अगर 600 मीटर ऊंचा कोई चीज़ हो गया उसको पर्वत के श्रेणी में रखा जा सकता है। तो 600 मीटर से ऊंचा जो भी कुछ होगा उस सबको क्या कहेंगे हम लोग, पर्वत कहते हैं। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसा पर्वत है जहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है जिसे हम लोग हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर भी उसको बोलते हैं। नहीं, हिमालय, अल्पस तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय, अल्पस तथा एंडीज क्रमशः लिखने का मतलब हो गया हिमालय एशिया में है, अल्पास जो है यूरोप में है और एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है। देखिए, ऐसा चीज़ कहीं भी लिखा हुआ आ जाए तो आप लोग जान जाइएगा। नहीं, हिमालय, अल्पस तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका में क्रमशः आ जाए तो समझिए कि पहला वाला का पहला है, दूसरा वाला का दूसरा है, तीसरा वाला का तीसरा है। चलिए, सुमन कुमारी, अमृत कुमार, राजीव कुमार, गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत अलग अलग ऊंचाई होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंगिंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वत के प्रचलित खेल है। आप लोग कभी नेपाल वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग, हैंगिंग, इस सब का मतलब बहुत महंगा महंगा चार्ज होता है, आप लोग कर सकते हैं।
पैराग्लाइडिंग का मतलब होता है कि पर्वत से छलांग लगा देता है और छलांग लगाने के बाद और पैराशूट खुल जाता है, लोग एकदम उड़ते उड़ते फिर नीचे किसी घाटी में जाके रुकता है, उसी को हम लोग पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। नहीं, हैंगिंग मतलब लटक लटक के इस पहाड़ से उस पहाड़ एक रस्सी के सहारे जाना को हम लोग ये इस प्रकार कुछ खेल उसको बोला जाता है। तो ये सब भी बहुत सारे पहाड़ों पर होते हैं। तो कभी भी आप लोग पहाड़ के लिए जाए तो एक बार इसको ट्राई करें। हाँ, जिसका भी थोड़ा सा हृदय का जो ये कमज़ोर हो ट्राई नहीं करेंगे, नहीं तो रास्ता में ही रह जाएंगे। तो ये भी देख लेंगे। ये सब लोग होते हैं, आप लोग वीडियो वगैरह कहीं के देखते होइएगा पैराग्लाइडिंग का, जो लोग ऊंचा से ऊंचाई से कूदता है पैराशूट लेकर, ऐसा कुछ। तो ये सब पर्वत से ही होता है। ठीक है, स्काइंग भी कर सकते हैं। स्काइंग में क्या होता है कि मतलब एक बड़ा सा बबल होता है, उसमें बैठ के लोग आकाश में उड़ते हैं ऊपर से। तो ये सब होते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत जिसको बोलते हैं फ्लड माउंटेन, हाँ। दूसरा है भ्रंशोस पर्वत जिसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत जिसको बोलते हैं वोल्काइन माउंटेन्स। देखिए, ये सारे पर्वत जो होते हैं अलग अलग पर्वत है, वो अलग अलग स्थिति परिस्थिति में बने हुए पर्वत को अलग अलग पर्वत कहा जाता है। सबसे पहला है वलित पर्वत। वलित का मतलब होता है हिमालय तथा अल्पास वलित पर्वत है जिनके सतह पर उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला जो भारत की है वो सबसे पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अब है भ्रंशोत्स पर्वत जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वार ऊर्ध्वार का मतलब होता है खड़ा, ऊर्ध्वार रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा बॉक्सेज पर्वत भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो जब कुछ चीज़ ऊर्ध्वाधर खड़ा हो जाता है, टूट जाने के बाद सीधे लंबा रुक जाता है, वर्टिकली का मतलब होता है सीधे खड़ा रह जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रंशोत्स पर्वत जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जानते हैं, जब पृथ्वी में गर्मी ज़्यादा होती है तो वो लावा और आग के रूप में जो फूटता है उसी को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जो भी पर्वत बनते हैं उसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वत का उदाहरण है जो ज्वालामुखी से बनता है। ज्वालामुखी आने से जो पहाड़ खड़ा हो जाता है या बन जाता है उसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो पर्वत भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पर्वत जान गए हम लोग, क्या क्या जाना, महासागर के बारे में जान गए, उसके बाद अलग अलग महाद्वीप के बारे में जाना, दिशा के बारे में जाना और मैप के बारे में जाना। तो ये हमारी ये सारी चीज़ें हमने आज जाना। और आज हम आखिरी चीज़ पढ़ लेंगे पठार के बारे में। तब पहाड़ क्या होता है और पठार क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो पहाड़ और पठार में क्या अंतर है ये जान लीजिए। तो देखिए, पठार को हम लोग बोलते हैं प्लेटलस। प्लेटलस को हिंदी में हम लोग पठार बोलते हैं, या पठार को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्लेटलस। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। उठा हुआ तो होता है लेकिन एकदम प्लेन होता है, सपाट जिसको बोलते हैं, जिस पे लगे कभी छल जाए आप लोग, हाँ, उसको सपाट भूमि इसको बोला जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है लेकिन सपेटा होता है, लगता है कि पत्थर बिछाया हुआ है चौड़ा चौड़ा, ऐसा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पठार। पहाड़ और पठार में अंतर है। ठीक है, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। यानी पठार जो होता है पहाड़ से कम हाइट का होता है। ये समतल भूमि ज़्यादातर इसमें होता है। आप जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का, इसको पठार बोलते हैं, पहाड़ इसको नहीं बोलेंगे। पहाड़ पर तो अलग अलग लोग, अलग अलग पेड़ पौधे बहुत चीज़ मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये पठार है। पठार सपाट भूमि होती है, इसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं होता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और सबसे ऊंचा पठार की बात की जाए तो तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई
ऊंचाई जो होता है समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। अब देश में या विदेश में किसी भी चीज़ को अगर उसका हाइट या ऊंचाई मापना होता है तो हम लोग समुद्र तल से मापते हैं। समुद्र तल का मतलब हो गया जो हम लोग समुद्र में जो पानी है उस पानी के लेवल से जिस चीज़ का ऊंचाई जितना होता है वही हाइट माना जाता है कि ये कितने हाइट पर फलाना चीज़ स्थित है। जैसे में हम लोग कहते हैं कि ये पहाड़ जो है कितना ऊंचा का है, कितना ऊंचा है। तो इसको मापने के लिए पहाड़ पर जाके हम थोड़ी नापेंगे कितना ऊंचा पहाड़ है। इसका ऊंचाई नापने के लिए हम लोग समुद्र तल का जो ऊंचाई होता है उसके ऊंचाई से मापा जाता है। तो हमेशा किसी भी चीज़ का ऊंचाई जो होता है समुद्र तल के ऊंचाई से उसका माप होता है, ये याद रखेंगे। किसी भी बड़े बड़े आकृति आकार पहाड़ पठार ग्लेशियर किसी भी चीज़ का ऊंचाई या हाइट मापना हो तो आप लोग हम लोग किससे मापते हैं, समुद्र तल के ऊंचाई से। जैसे आप लोग कभी रेलवे स्टेशन में जाते हैं या रेलवे पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हाइट का मेंशन किया होता है कि हम लोग अभी कितना कितना हाइट पर जा रहे हैं, कितने डाउन पे आ रहे हैं। तो अप डाउन का ऑप्शन भी रेलवे में होता है, देखिएगा अप और डाउन लिखा होता है। तो अप मतलब होता है कि ऊंचाई तरफ और डाउन का मतलब होता है निचाई तरफ, गहराई की तरफ। तो कितना अप है ये समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है। तो तिब्बत का जो पठार है सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। अब है अफ्रीका का पठार। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे का खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अफ्रीका अफ्रीका का पठार जो होता है सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोना और हीरा बहुत काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो ये हो गया अफ्रीका का पठार। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा कोयला तथा मैग्नीज का बहुत बड़ा भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में भी पठार है जो छोटा नागपुर में है, और छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या पाया जाता है, लोहा कोयला मैग्नीज पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पठार के बारे में। तो ये हमारा हो गया पठार। तो पठार भारत में भी है। तो पहाड़ जान गए, पठार जान गए, महाद्वीप जान गए, मैप जान गए। ये सारी चीज़ आज की क्लास में थी। आज की क्लास को हम लोग करेंगे यहीं इन। किसी को कोई डाउट समस्या परेशानी है तो अपना कमेंट जल्दी से कर लेंगे। तो अपना आप कमेंट कर दें फटाफट। किसी को कोई दिक्कत है तो, नहीं हो तो बाय बाय लिख दें, ताकि आज की क्लास को हम लोग इंड कर दें। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सब एक बार गुड नाइट गुड इवनिंग या कुछ पूछना है कुछ भी तो कमेंट करिए, ताकि मालूम चले कि हाँ आप लोग देख ही रहे हैं। तो फटाक फटाक आप लोग कमेंट कर देंगे। किन्हीं को कुछ दिक्कत है समस्या है वो भी बता देंगे। बताइए जी। बाय। हेमा जी बाय। और किन्हीं को लगता है कि कुछ पूछना है, दीपा कुमारी बाय। चलिए, लगता है कि सभी को कंसेप्ट क्लियर है, और ये सारे पीडीएफ भी आपके ऐप में मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं है। और ये छोटा छोटा चीज़ है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इतना छोटा जानकारी हमको होना चाहिए। हमको टीचर बनने जा रहे हैं तो हमको होना चाहिए। जितने भी लोग बीएड डीएड नहीं करे हैं वो सभी सभी लोग बीएड डीएड भी कर लेंगे। अगर शिक्षक बनना जिद है तो बीएड डीएड भी कर ही लेंगे निश्चित रूप से। एनटीटी कर लें अच्छी बात है, जब आएगा तो देखा जाएगा। अनीता कुमारी जी चलिए बाय सभी लोग को। पिंकी बाय। गुड इवनिंग अमृत फातिमा। चलिए, तो जितने भी लोग बीएड डीएड नहीं किए हैं कोशिश करिए कर लेंगे। आसान किस्त में भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है थोड़ा थोड़ा लगेगा। आप आराम से भी करा सकते हैं। बिहार से बहुत भारी लग रहा है तो बाहर से भी कर सकते हैं। तो आप लोग कर ही लीजिए। मेरा इच्छा है कि आप लोग शिक्षक बन के लौटें। हम ये नहीं चाहेंगे कि आप इसी के भरोसे एनटीटी के भरोसे पे ही रुके रहें कि हाँ जब एनटीटी का वैकेंसी आएगा तो हम बीएड डीएड करेंगे। क्या कि अभी एडमिशन का दौर चल रहा है, आप लोग का एनटीटी ख़त्म भी हो रहा है, तो इसी सेशन में कर लेंगे। अपने समय सेशन को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए सभी को बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय। फातिमा, कविता,
सभी को गुड नाइट। आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग लाइक भी कर देंगे। और जो वीडियो हम लोग बनाते थे ना उसको अपना स्टेटस में लगा लीजिए, व्हाट्सअप वाला स्टेटस में। देखते हैं कौन कौन लगाता है, लगा लीजिएगा तो कुछ व्यू भी बढ़ जाएगा। नहीं तो आप लोग लगा लेंगे। चलिए फिर मिल